हेलो बच्चावाड़ी, आप सभी को राधे राधे। होप सो बढ़िया होंगे आप लोग। मेरे बच्चे, क्रैश कोर्स में अब हम पहुंच चुके हैं ऑप्टिक्स पे। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दे मेरे बच्चे। और मैं बता रहा हूं क्रैश कोर्स करा रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा जो आपको पढ़नी चाहिए और रिवीजन में आपको पता होना चाहिए। और मेन फोकस करूंगा उन्हीं टॉपिक्स पे जो एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं। और जो टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आते, आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, उनको हम ब्रश अप करते हुए चलेंगे और आगे कंप्लीटली करते हुए चलेंगे। तो चलो यार, ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स एक्चुअली में क्या है। ऑप्टिक्स मेरा बच्चा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लाइट्स। जो लाइट के बिहेवियर, लाइट के प्रोपोगेशन को समझाती है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक्स। उसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं मेरे बच्चे। जैसे एग्जाम्पल, ऑप्टिक्स को समझने के लिए, बिहेवियर ऑफ लाइट को समझने के लिए, अगर हमसे पूछे यार सर ठीक है बिहेवियर ऑफ लाइट वगैरह हम बाद में जान लेंगे, बट लाइट एक्चुअली में होता क्या, अगर हमसे कोई पूछे कि लाइट है क्या, तो आंसर क्या आएगा मेरा बच्चा? लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें हेल्प करती है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, या उनकी खुद की अपनी लाइट्स होती है। द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट और द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस द लाइट बाय देमसेल्फ, जो खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरा बेटू सन की बात कर ले, मैं बात करता हूं आपके बल्ब की बात कर लो, कैंडल की बात कर लो, तो ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की अपनी एक लाइट होती है। जो लाइट एमिट करते हैं वो सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं मेरा बच्चा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करूं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो लाइट एमिट भी नहीं करते, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मेरा बच्चा बस बेसिक्स पता होना चाहिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस हल्का सा बेसिक्स पता होना चाहिए, ब्रश अप होना चाहिए, चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैं सारा पार्ट्स बता रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर आता हूं मेन पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप मुझसे पूछे कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है एग्जाम्स में आने की, मैं कहूंगा मेरा बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, बट इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते। जो एक आधा एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली भी बता दूंगा, जो PYQs के पार्ट है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग एल्स द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द प्लेन मिरर। अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर तक प्लेन मिरर डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं ये हमारा एक प्लेन मिरर है मेरे बच्चे। प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्टेड बैक होती है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए ये सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा, अगर ये सरफेस ऐसा हुआ तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा। तो परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो रे इंसिडेंट हो रही है, उसके साथ नॉर्मल ने जो एंगल बनाया है, जो नॉर्मल ने एंगल बनाया है, दिस इज कॉल्ड आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया है, दिस इज कॉल्ड आर। दिस इज अ बेसिक, आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आर नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आई हमारा एंगल आर के बराबर होता है। एंड सेकेंड वन, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे होता है मेरा बेटा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये जो नॉर्मल होता है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कि हमें रिफ्लेक्शन की एक बेसिक ओवरऑल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। तो मेरे बच्चे, ये बेसिक नॉलेज के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ध्यान नहीं देना, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता। हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स गिवन है और दो प्लेन मिरर्स से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सैलून में जाते होंगे, तो सैलून में जाने के बाद मेरे बच्चे
यहां पर एक मिरर लगा होता है, एक बैक में मिरर लगा होता है, तो आप देखते हैं यार उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही होती है। तो अगर हमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, तो आज हम इस फॉर्मूले को देखने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा यार, चारों कमरों में मिरर्स लगा दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया जाए, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो यहां पर देखिए, हम दो मिरर्स के बीच में देखते हैं। सपोज करो बेटा मेरा ये मिरर नंबर 1 है एंड ये बेटा मेरा मिरर नंबर 2 है, और ये जो मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2 है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मेरा बेटा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का जो फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। अगर 360 डिग्री बाय थीटा इज इवन नंबर, अगर ये इवन आ रहा है तो आपको 360 डिग्री बाय थीटा का -1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाय थीटा ही फॉर्मूला रहेगा अगर 360 डिग्री बाय थीटा इज ऑड, अगर ऑड नंबर है तो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। क्या हुआ मेरा बेटू, मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब इस केस में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, चलो आप खुद सोचो। 360 डिग्री बाय 60, यार अगर मैं इसको कट कर दूं तो कट करने के बाद आंसर आएगा 6। अच्छा, 6 तो इवन नंबर है, यानी 360 डिग्री बाई थीटा का जो रेशियो है वो तो इवन नंबर आ रहा है, तो आपको -1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी, दैट विल बी द 5 इमेजेस फॉर्म्ड। अगर मैं यहीं पे बात करूं n इक्वल टू 360 डिग्री बाय 40, अगर 40 डिग्री का इमेज बन रहा था तो यहां पे कितना आया आंसर, 9 आया। और 9 तो ऑलरेडी यार ऑड नंबर है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो चलिए मेरे बच्चों एक बात आओ, अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स हैं और दो प्लेन मिरर्स के बीच में एक पर्सन खड़ा है, इसके कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। वीडियो को पॉज करो और सोचो और फिर मेरे को बताओ कि अगर दो प्लेन मिरर्स हैं और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है तो कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी। मेरा बेटू पता है कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी, चलो दो प्लेन मिरर्स रखा है, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है मेरा बेटा। अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाय 0, अगर उसे किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। इसे लिखिएगा कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 क्या है, एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है। मैं इन दोनों प्लेन मिरर्स को मेरे बच्चे जोड़ देता हूं एक साथ जोड़ दिया। अब एक साथ जोड़ने के बाद मुझे आप नंबर ऑफ इमेजेस बताइए कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आएगी। चलिए कमेंट करके बताइए कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आने वाली है। होप सो आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स समझ में आ गया होगा। मेरा बेटू एक सिंपल से टर्म्स में बताऊं, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिफ्लेक्शन को छोड़ देना चाहिए। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें आगे काम आएगी, बहुत हेल्प करने वाली है। चलो इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आता हूं। कुछ प्लेन मिरर्स को लेके क्वेश्चंस है जो आपको मैं बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल साइज ऑफ इमेज इफ अ पर्सन इज 6 फीट। अगर एक इंसान, देखिए आंसर नंबर 1 ये रहा, एक इंसान अगर 6 फीट का है तो उसे कितना साइज का प्लेन मिरर चाहिए जिससे कि वो अपने पैर से सर तक अपने आप को कंप्लीटली देख पाए। सोचिएगा जरा, अगर एक इंसान 6 फीट का है तो उसे अपने आप को पूरा देखने के लिए कितने फीट की इमेज की जरूरत पड़ेगी, कितने फीट की मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, आंसर है आपका हाइट। अगर पर्सन का h है तो इमेज की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ मिरर सॉरी, वो h/2 होना है। अगर पर्सन 6 फीट का है मेरे बच्चे तो हमें 3 फीट का चाहिए। याद रहे कि एक अगर इंसान जितनी भी हाइट का है उसका हाफ अगर हमें प्लेन मिरर मिल जाए तो हम वो इंसान अपने आप को पूरा कंप्लीटली देख सकता है प्लेन मिरर्स के अंदर। होप सो यहां तक समझ में आएगा मेरे बच्चे। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर कैसे देख सकता है, थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा होकर। अगर वैसे इसका प्रूफ है, मैं कहूंगा यार ये रिवीजन चल रहा है और ये
रिवीजन पार्ट में अगर क्रैश कोर्स है तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर्स पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ इमेज मिल जाए, हाफ ऑफ मिरर मिल जाए, तो एक पर्सन अपने आप को कंप्लीटली देख सकता है। उसके बाद मेरा बेटू अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे बात करूं तो कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो आंसर नंबर 1 मिला आपको। अब आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। अगर एक पर्सन है मेरे बच्चे और वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर के सामने दौड़ रहा है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज या इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मेरा बच्चा अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर आ रहा है तो ये इमेज जो होगी वो भी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसी की साइड जाती हुई दिखाई देगी मेरे बेटू। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा हूं तो उधर से भी वो इमेज 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो मेरा बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रखना कि अगर दो चीजें एक दूसरे को अप्रोच करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी, और अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोज जा रही होती है या सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो माइनस हो जाएगी। देखिए कैसे एग्जांपल, देखिए अगर वो दोनों एक साथ जा रही है, वैसे तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रही है मेरा बेटू, सेम स्पीड से, तो v1 माइनस v2 कर दे। अगर मेरे बच्चे ये 10 है या ये 10 है तो 10 और 10 0। यानी अगर दो बंदे सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बट मेरा बेटा एक बंदा ऐसे आ रहा है और एक बंदा ऐसे आ रहा है, तो आपको पता है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 माइनस v2 है, तो हम क्या करेंगे दूसरे वाले को अपोज कर देंगे। तो आंसर क्या बनेगा v1 प्लस v2। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो कितना इमेज बनेगा चलो बताओ मुझे। तो आंसर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज इज 8 मीटर पर सेकेंड। 4 और 4 8 मीटर पर सेकेंड। होप सो मेरा बेटा क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप इस पे कमेंट करके पूछ भी सकते हो मेरे बच्चे। और ज्यादा ही इंफॉर्मेशन लेनी हो और भी चीजें जाननी हो तो आप आरपी फिजिक्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और उस पर सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है। अब आता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। मेरा बेटू अगर सपोज करो अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है और आप उससे 5 मीटर दूर खड़े हो तो याद रखना कि आपकी इमेज भी उससे 5 मीटर दूर ही बनेगी। यानी जितनी दूर आप प्लेन मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही होती है। तो मेरा बेटा क्या हुआ, इसके अंदर बीच में टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस फॉर्म हुआ। ठीक है मेरा बेटा, तो दिस इज द आपका फर्स्ट प्लेन मिरर। अब आता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है मेरे बच्चे? अगर अभी आपको फोकल लेंथ के बारे में नहीं पता तो आपको पता जब मैं आपको स्फेरिकल सरफेस पढ़ाऊंगा तो आपको फोकल लेंथ के बारे में समझ में आएगा कि फोकल लेंथ होती क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब एक स्फेरिकल सरफेस आता है ना तो उसका एक पोल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोड मत लीजिएगा, और उसका एक फोकस होता है। पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है। जब एक कर्व सरफेस होगा तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है। प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए जैसे एग्जांपल कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे तो मान लो ये बहुत बड़ा स्फीयर है और इस बहुत बड़े स्फीयर में से मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा हिस्सा काटता हूं। चलो दिखाओ, मैं छोटा सा हिस्सा काटता हूं, देखो ये छोटा सा हिस्सा काट दिया मैंने, लो ये छोटा सा हिस्सा। अब क्या आपको ये छोटा सा हिस्सा कर्व दिख रहा है? नहीं दिख रहा। या आपको एक प्लेन दिख रहा है? चलो और काट दो। अभी हमने एक छोटा सा हिस्सा देखा कि प्लेन दिख रहा है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है तो उसकी फोकल लेंथ क्या कंसीडर होगी? वो इनफाइनाइट होती है। इसीलिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम आंसर नंबर 4 की बात करें तो आंसर नंबर 4 जो होगा ये आंसर नंबर 3 है।
आंसर नंबर 4 जो होगा दैट विल बी द इनफाइनाइट। मेरा बच्चा वो तो स्फीयर कितना भी बड़ा हो सकता है ना, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उसकी फोकल लेंथ हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट। एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है मेरा बेटू। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डन मेरा बेटा, ओके। चलो अब एक चीज और कराता हूं मैं आपको। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर आ गया। स्फेरिकल मिरर से पहले मेरे माइंड में एक चीज और आ रही है और सोच रहा हूं मैं वो चीज करा दूं आप लोगों को। चलो लेट्स सी। हाँ, अब आप ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो मेरे बच्चे एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास जनरली, पता क्या, कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में आप ध्यान से सुनना, अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर एक लाइट ऐसे करके इंसिडेंट हो रही है, कलर अलग ले लेते हैं, सॉरी, येलो कलर ले लेते हैं। चलो, अगर एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और आपको बता दूं मेरा बच्चा ये हमारा नॉर्मल है। अगर प्लेन मिरर ऐसे है और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे है। अगर एक बंदा कहता है कि इंसिडेंट रे को, अगर एक बंदा कहता है इंसिडेंट रे को मैं थीटा एंगल पे शिफ्ट कर दूं इधर, मतलब ये रे ऐसे आ रही थी, थीटा एंगल शिफ्ट कर दिया मैंने, तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, वो भी थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगा। याद रहे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर मैंने इसको थीटा एंगल इधर शिफ्ट किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा एंगल इधर शिफ्ट होगा। यानी मेरा बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉक हो रहा है तो ये क्या होगा, क्लॉक शिफ्ट होगा। अगर प्लेन मिरर फिक्स है और आप रिफ्लेक्टेड रे को या सॉरी इंसिडेंट रे को थीटा एंगल शिफ्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा एंगल शिफ्ट होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर एक क्लॉक हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा। उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, प्रूफ पे ना जाइए क्योंकि इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्लेन मिरर पे एक ऐसे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है N1। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने एंगल को ही मिरर को ही थीटा डिग्री एंगल पे शिफ्ट कर दिया। मैंने इसको थीटा डिग्री एंगल शिफ्ट कर दिया, ये थीटा डिग्री एंगल शिफ्ट हो गया। और इंसिडेंट रे को मैंने छेड़ा भी नहीं, इंसिडेंट रे वहीं पर है। तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे में कितने डिग्री एंगल का चेंज आएगा। अगर मैंने मिरर को थीटा डिग्री शिफ्ट किया है तो इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, तो आपको बताना है इमेज में कितने डिग्री का चेंज आएगा। मेरा बेटू इट्स नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। आपको ध्यान से सुनना है, यहां पर जो चेंज आएगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसके अंदर जो चेंज आएगा, वैसे प्रूफ भी है, मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखे, आप प्रूफ जाके देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है और जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 है, इसके अंदर 2 थीटा का चेंज आएगा। याद रहे, अगर मैं मिरर को चेंज कर रहा हूं, मैं मिरर के एंगल को शिफ्ट कर रहा हूं और इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है एक बात का, कि उसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जो चेंजेस आएगा वो थीटा डिग्री का चेंजेस आएगा। तो ये था हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट और मैंने आपको प्लेन मिरर पूरा कंप्लीट करा दिया है। याद रहे कि ये अभी रिवीजन पार्ट चल रहा है और रिवीजन चल रहा है मेरे बच्चे, तो रिवीजन में अभी मैंने आपको ये प्लेन मिरर खत्म कराया। अगली वाली वीडियो में मैं स्फेरिकल मिरर और उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे ही शॉर्ट पार्ट करके आप रिवाइज करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।